नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 7994 पदों पर जो होनी है उसके लिए पर्यावरण पारिस्थितिकी का सामान्य परिचय लेंगे। और इस जो वीडियो है इसमें लगभग 33% आपका जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। देख लीजिए आप यहाँ पर, इसमें लगभग कितने पेजेस हैं, 41 पेजेज हैं। तो आप इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। ठीक है, तो आपके यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो पर्यावरण के हैं, पारिस्थितिकी के हैं, वो यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो पर्यावरण को बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट, पर्यावरण को अगर हम तोड़ें तो परि प्लस आवरण होता है। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब घेरा, यानी किसी भी जीव या किसी भी वस्तु के चारों तरफ जो घेरा है वो सब पर्यावरण है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि एनवायरनमेंट शब्द फ्रेंच शब्द एनवायरनर से बना है, जिसका अर्थ भी घेरना या चारों ओर होना है। तो घेरना, किसी भी वस्तु को जो चीज़ें चारों ओर से घिरती हैं वो सब उसका क्या कहलाती हैं, पर्यावरण। पर्यावरण के घटक में देखें, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में, तो 3 प्रकार के घटक होते हैं। जैविक, जिसको बायोटिक बोला जाता है, जिनमें जीवन है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, है ना। फ्लोरा फौना, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गन्स, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। अजैविक, एबायोटिक में जलमंडल है, हाइड्रोस्फीयर है ना, जल, स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, ऊर्जा, एनर्जी। तो पर्यावरण के 3 घटक हुए, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। ये पर्यावरण में पाए जाते हैं। पर्यावरण के घटक आप देख लीजिए, यहाँ पर जो प्राकृतिक है, प्रकृति ने बनाया है वो, जैसे जलमंडल प्रकृति ने दिया है, वायुमंडल और स्थलमंडल ये प्रकृति ने दिया है, तो इनको हम प्राकृतिक कहते हैं, भौतिक भी कहते हैं इनको, और इनको अजैविक भी कहते हैं। कई नाम से जाना जाता है। अजैविक क्योंकि इनमें जीवन नहीं है, भौतिक भी कहेंगे, है ना, और प्राकृतिक भी कहेंगे क्योंकि प्रकृति ने बनाया है। और जब ये तीनों मंडल मिलते हैं, जहाँ पर स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं उसी को बोलते हैं क्या, जैवमंडल। क्योंकि जैवमंडल को तीनों चीज़ों की आवश्यकता है, जीव जंतुओं को। तो फिर चौथा आ गया जैवमंडल, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यावरण के प्रकार। आगे चलते हैं। पर्यावरण के जो प्रकार हैं वो आप 3 प्रकार से देख सकते हैं, भौतिक, फिजिकल। यहाँ पर जो 3 चीज़ें बताई हैं आपको, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, ये भौतिक हुआ। जैविक, बायोलॉजिकल, इसमें जैवमंडल आ गया, बायोस्फीयर। सांस्कृतिक या मानवीय, कल्चरल, है ना। तो कल्चरल में आ गया जो मानव जो भी काम करता है, मानव में जो भी चीज़ें हैं, जैसे इमारतें हैं, ठीक है, पार्क है, पुल है, सड़क है, स्मारक है, उद्योग है ना, और जो भी प्रथाएं हैं, त्योहार हैं, उत्सव हैं, है ना, जो भी नृत्य हैं, ये सब क्या है, सांस्कृतिक या मानवीय है। इसको हम सामाजिक और आर्थिक में भी बांट सकते हैं। आर्थिक में जैसे उद्योग हो गया, व्यापार होगा, परिवहन हो गया, ये सब पर्यावरण है। हम बात करेंगे आगे कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंध कैसा रहा है शुरुआत से, है ना, प्राचीन काल से वर्तमान तक। तो मानव पर्यावरण के बीच संबंध ऐसा रहा है कि शुरुआत में मानव एक कारक के रूप में रहा है। जब मानव आदि मानव था, है ना, पाषाण काल के दौरान। कारक का मतलब फैक्टर है, नहीं, वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता था, मतलब फैक्टर था। जैसे सब जीव जंतु थे उसी प्रकार से आदि मानव था। फिर धीमे धीमे जब से उसने कृषि करना प्रारंभ किया, तब से उसने पर्यावरण को बदला, जंगलों को काटा, वहाँ पर कृषि की, तो वो पर्यावरण का रूपांतरकर्ता बन गया, मॉडिफायर बन गया, उसने पर्यावरण को मॉडिफाई किया। इसके बाद जब वो पशुपालक बना, पशु पालना प्रारंभ किया, तो वो परिवर्तनकर्ता बन गया पर्यावरण का, वो चेंजर बन गया। लेकिन जैसे ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साइंस टेक का युग आया 19वीं सदी के दौरान, तो वह पर्यावरण का विध्वंसकर्ता बन गया, डिस्ट्रॉयर। उसने पर्यावरण को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। तो ये अलग अलग संबंध रहे हैं इतिहास के दौरान। आगे देखिए आप, पर्यावरणीय अनुकूलन क्या होता है, एनवायरमेंटल एडेप्टेशन। तो अनुकूलन होता है कि आप वातावरण के साथ जो सामंजस्य है वो बैठा पा रहे हैं या नहीं। तो वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता, है ना, एडजस्टमेंट आप वातावरण के साथ कर पा रहे हैं, उसी को बोलते हैं अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है जहाँ पर हैं आप उस स्थान के साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये 3 प्रकार से होता है अनुकूलन, एक संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, दूसरा व्यवहारात्मक, बिहेवियरल, तीसरा शारीरिक, फिजियोलॉजिकल। संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल में क्या होता है, शरीर के बाहरी अंगों द्वारा अनुकूलन किया जाता है। किसी भी जीव के शरीर के बाहरी अंगों द्वारा अगर अनुकूलन किया जा रहा है तो वो संरचनात्मक है। जैसे ध्रुवीय लोमड़ी के कान छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? ध्रुवीय लोमड़ी के कान इसलिए छोटे होते हैं
क्योंकि वो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ जमी हुई होती है। उसके कान अगर बड़े होंगे तो कान से ऊष्मा की ज़्यादा निष्कासन हो जाएगा उसके शरीर से, तो मर जाएगी वो। इसलिए उसके कान क्या होंगे, छोटे, ताकि उसके शरीर से ऊष्मा की हानि ना हो, गर्मी की हानि ना हो। कान छोटे, रंग हल्का होता है उसका रंग कैसा होता है, हल्का, क्योंकि वो ध्रुवीय क्षेत्र में है। मरुस्थलीय लोमड़ी के कान बड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि वो मरुस्थल में है, वहाँ पर ज़्यादा क्या पड़ रही है, धूप पड़ रही है। तो जो ज़्यादा धूप पड़ रही है उसको ज़्यादा जो धूप मिल रही है ऊष्मा, तो वो ज़्यादा निकालेगी भी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सर्दी और गर्मी में, सर्दी में आप लोग, है ना, बिल्कुल कम स्थान घेर कर सोते हैं और गर्मियों में फैल कर सोते हैं। तो वही बात यहाँ पर हो गई है। संरचनात्मक, व्यवहारात्मक, प्रवास के द्वारा, माइग्रेशन के द्वारा माइग्रेट भी कर जाते हैं। व्यवहार का मतलब व्यवहार चेंज कर लेते हैं कुछ जीव भी। प्रवास के द्वारा, जैसे साइबेरिया के जो पक्षी हैं, रूस के साइबेरिया के पक्षी भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आ जाते हैं, चिल्का झील उड़ीसा में आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, व्यवहारात्मक, यानी प्रवास, इसके द्वारा भी अनुकूलन हो रहा है। अनुकूलन का मतलब होता है वो वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाना। अब जब रूस के साइबेरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, तब वो वहाँ पर सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे, तो वो भारत की ओर आ रहे हैं, है ना। तो ये हो गया व्यवहारात्मक। एक होता है शारीरिक, शरीर के आंतरिक अंगों द्वारा अनुकूलन, जैसे कंगारू चूहा सर्वाधिक लंबे समय तक बिना पानी पीकर जीवित रहने वाला जीव है कंगारू चूहा। ये कैसे अनुकूलन करता है, तो इसकी जो किडनी होती है, बहुत मजबूत होती हैं, है ना। तो इसके शरीर के अंगों, आंतरिक अंगों द्वारा अनुकूलन किया गया है। तो इसकी किडनी क्या करती हैं, इसको जो है ना यूरिन होता है उसको बहुत ही ठोस अवस्था में निकालती हैं, ताकि पानी की हानि ना हो, ठीक है, क्योंकि ये शुष्क इलाकों में रहते हैं। तो यहाँ पर हमने अनुकूलन को जाना, पर्यावरण के घटक को जाना, पर्यावरण के प्रकार, मानव पर्यावरण के बीच संबंध। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी डायग्राम को, पर्यावरण के घटक प्राकृतिक जो प्रकृति ने दिए हैं, ठीक है, जैवमंडल, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, मानव निर्मित ये संरचनाएं हैं, तो ये मानव निर्मित पर्यावरण हो जाएगा, ठीक है, बता दिया गया आपको। अनुकूलन की विधि, तो प्रवास, कई प्रकार से अनुकूलन कर सकते हैं। एडेप्टेशन, जैसे प्रवास, माइग्रेशन के द्वारा साइबेरियन पक्षी, जलवासी पशुचारण होता है। क्या होता है, कुछ पहाड़ होते हैं, तो सर्दी के दौरान क्या होता है कि वो जो पशुपालक हैं वो अपने पशुओं को यहाँ पर मैदानी इलाकों में चराते हैं। लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर वो पहाड़ की ऊंचाई पर जाकर पशुओं को चराते हैं। तो इसको बोलते हैं, है ना, जलवासी पशुचारण, है ना। तो ये जो है, ये भी एक प्रवास की विधि है ना। इससे भी एडेप्टेशन, अनुकूलन हो रहा है, वातावरण के साथ सामंजस्य बैठा जा रहा है। छद्म आवरण, दूसरा है छद्म आवरण। छद्म आवरण, झूठा आवरण बना लेना, यानी अपने ऊपर झूठी परत चढ़ा, जैसे गिरगिट, तो बोल सुनते हैं ना, गिरगिट ने रंग बदल लिया, तो वही है गिरगिट। तो गिरगिट जो है, मेढक है, ये भी अपने रंग को चेंज कर लेते हैं, सांप भी अपने रंग को चेंज कर लेते हैं, छद्म आवरण कर लेते हैं, क्योंकि ये अपने, है ना, शिकार जो उनका शिकार करना चाहता है उनसे बच सके। इसके बाद अनुकरण, मिमिक्री, तीसरी है अनुकरण। मिमिक्री के द्वारा भी अनुकूलन कर लेते हैं कुछ जीव, जैसे तितली मिमिक्री करती है। मिमिक्री मतलब नकल, किसी दूसरे जीव की नकल, ताकि इसका कोई शिकार ना कर सके। निष्क्रियता, हाइबरनेशन, ये भी अनुकूलन की विधि है। निष्क्रियता मतलब निष्क्रिय हो जाना, जीव कुछ काम नहीं कर रहा है, बस वो एक जगह पड़ा है ना। तो इसमें दो प्रकार की निष्क्रियता होती है, शीत निष्क्रियता, है ना, सर्दियों के लिए, ग्रीष्म निष्क्रियता गर्मियों के लिए। तो शीत निष्क्रियता में कौन जाते हैं, रोडेंट, भालू, पोलर बियर। पोलर बियर मतलब जो पोल के यहाँ पर, जहाँ पर बर्फ़ जमी है, यहाँ पर जो भालू होते हैं, जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यानी जब सूर्य यहाँ चमकता है तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा जब सर्दी हो जाती है तब यह क्या करते हैं, पोलर बियर, यह छुप जाते हैं, है ना, और कुछ समय के लिए अपने मांस को स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि जब तक वो छुपे रहें, जब तक है ना सूर्य उत्तरायण ना हो, तब तक वो अपना भोजन प्राप्त कर सकें। तो ये हो गया शीत निष्क्रियता, रोडेंट, भालू, पोलर बियर। ग्रीष्म निष्क्रियता, कुछ जीव गर्मियों में छिप जाते हैं, वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जैसे मगरमच्छ, घोंगे, केंचुए, है ना, ये सब है, आपस में देख सकते हैं। और भी चीज़ें जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, ये भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। उसका भी मैं बताता हूँ, क्योंकि जीव दो प्रकार के होते हैं रक्त के आधार पर, वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले, गर्म रक्त वाले, और एक कोल्ड ब्लडेड। तो मनुष्य क्या है, वार्म ब्लडेड है।
वार्म ब्लड जीव वे होते हैं जिनका शरीर का तापमान मेंटेन रहता है, मतलब मनुष्य का शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बाहर चाहे जितना भी हो, बाहर 48 भी हो लेकिन शरीर का तापमान 37 रहेगा। बाहर माइनस में भी हो तब भी शरीर का तापमान 37 डिग्री ही रहेगा। इसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड। जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर का तापमान बदलता रहता है ना, उनका बदल जाता है, तो उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठंडे रक्त वाले जीव, जैसे मेंढक, घोंघा, छिपकली, सांप इत्यादि। इनका जो है तापमान बदल जाता है, तो ये फिर बचने के लिए निष्क्रियता में चले जाते हैं, शीत निष्क्रियता में या ग्रीष्म निष्क्रियता में। शीत निष्क्रियता में कब जाते हैं? जब सर्दी का मौसम ज़्यादा पड़ने लगता है तब शीत निष्क्रियता में, ग्रीष्म निष्क्रियता में जब गर्मी का मौसम ज़्यादा पड़ने लगता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर वनस्पतियों में भी अनुकूलन होता है। जीव जंतु तो करते ही करते हैं, वनस्पतियों में भी यानी प्लांट्स में भी क्या होता है? एडेप्टेशन होता है। जैसे विषुवत-रेखीय वर्षावन, ये है ट्रॉपिकल, इक्वेटर जो है बीचों बीच, यहाँ पर सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है। लंबवत चमकने से यहाँ का जो जल है वो बाष्पीकृत होता है। पर डे बहुत ज़्यादा धूप होती है और बहुत ज़्यादा पर डे वर्षा होती है। तो विषुवत-रेखीय वर्षावन उनको बोलते हैं। विषुवत-रेखीय, विषुवत रेखा ये है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना। तो बहुत ही ऊंचाई के होते हैं यह वन। यहाँ पर जो वन होंगे वो बहुत ही ऊंचाई के होंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई के। क्यों होंगे? क्योंकि इस क्षेत्र में अत्यधिक ताप और वर्षा के कारण यह वन इतने सघन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तापमान भी है, वर्षा हो रही है, इतने घने हो जाते हैं यहाँ पर पेड़, ठीक है, कि सूर्य की रोशनी ज़मीन पर नहीं आ पाती। यहाँ पर तो सूर्य की रोशनी आ ही नहीं पाती, है ना। जब सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती, इसलिए है वृक्ष प्रकाश संश्लेषण के लिए, अब इनको प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाना है पेड़ों को, तो उसके लिए सूर्य की रोशनी को प्राप्त करने के लिए अधिक ऊंचाई तक अपने आप को खींच लेते हैं जी ऊपर तक खींच लेते हैं। तो बहुत ऊंचे वृक्ष कहाँ पर मिलेंगे आपको? इस विषुवत-रेखीय क्षेत्र में मिलेंगे। इसके बाद आप देखिए मरुस्थलीय वन। मरुस्थल में जो वन पाए जाते हैं, मरुस्थल मतलब डेजर्ट में, जहाँ पर पानी बहुत ही कम बरसता है, 25 सेंटीमीटर से कम, तो मरुस्थलीय वन, है ना, डेजर्ट फॉरेस्ट। पानी की कमी के कारण इन वनों की विशेषता होती है कि यह कटीले, तो यह कटीले हो जाते हैं। पानी की कमी है तो कटीले क्यों? क्योंकि जब जो कटीले होंगे तो जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ेगा तो कांटों से वो परावर्तित होकर चला जाएगा, और जो उसमें पानी है उस पानी की हानि नहीं होगी उस कांटे में या जो पत्ते में। तो कटीले होते हैं। कटीले इसलिए क्योंकि सूर्य का प्रकाश अगर इस पर पड़ा तो प्रकाश परावर्तित हो जाएगा और बाष्पोत्सर्जन नहीं हो सकेगा, बाष्प के रूप में पत्तियों से जल नहीं निकल सकेगा। तो कटीले होते हैं। मोमी पत्तियों वाले होते हैं। मोमी इसलिए ताकि, मोमी का मतलब वैक्सी टाइप के, क्योंकि जैसे इस पर सूर्य का प्रकाश पड़े तुरंत परावर्तित हो जाए, इससे जल का जो है बाष्पोत्सर्जन ना हो सके, बाष्प के रूप में उत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन ना हो सके। तो वही लिखा है ताकि इससे बाष्पोत्सर्जन कम हो सके और इनकी जड़ें होती हैं वो अधिक गहराई तक जाकर पानी को प्राप्त करती हैं। जो मरुस्थल के जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई तक, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है तो जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी होंगी, नीचे तक जाएंगी, जैसे कैक्टस, नागफनी। अब देखिए आगे टैगा प्रदेश के वन। टैगा प्रदेश के वन जो है इस क्षेत्र में वर्षा के रूप में बर्फ़ के कण गिरते हैं। जो टैगा है, टैगा इसमें आप देख सकते हैं टेम्परेट दिख रहा है, जो टेम्परेट है यहाँ पर आपको टैगा प्रदेश मिलेंगे। टैगा इसके ऊपर थोड़ा, तो टैगा प्रदेश के वन क्या होते हैं? इस क्षेत्र में वर्षा के रूप में बर्फ़ के कण गिरते हैं। वर्षा भी होती है लेकिन वर्षा के रूप में हिम के कण, है ना, बर्फ़ के कण गिरते हैं, स्नोफॉल होता है। तो जिस कारण से यहाँ के वृक्ष शंकु के रूप में होते हैं, ऐसे होते हैं, ताकि अगर इन पर बर्फ़ के कण गिरे भी तो वो सीधे सीधे निकल जाएँ, उस पर जमे नहीं तो पत्ती गल जाएगी। तो वृक्ष शंकु के रूप में होते हैं, जिससे कॉनिफेरस, है ना, जिससे इन पर बर्फ़ के कण गिरने पर भी वह शीघ्रता से नीचे आ जाए, उन पर जम नहीं सके, नहीं तो पत्ती खराब हो जाएंगी। टुंड्रा प्रदेश के वन। टुंड्रा होता है जो आर्कटिक क्षेत्र में, ध्रुव क्षेत्र में, तो ये वन नहीं होते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या मिलेगा? आपको कई मिलेगी, शैवाल मिलेंगे। यहाँ पर वन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है, जिसके कारण यहाँ वृक्ष नहीं उगते, बल्कि लाइकेन, शैवाल, है ना, जो होते हैं वो पाए जाते हैं। लाइकेन जो होता है वो शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है, आपको ध्यान रखना है। आगे अगले वीडियो में बताया जाएगा आपको कि लाइकेन कैसे बनता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, पर्णपाती वन मतलब जो पत्ते गिरा देते हैं, डिसिडुअस फॉरेस्ट। जब पानी की कमी हो जाती है तो यह वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। जब जिस मौसम में पानी की कमी हो जाती है तो ये पत्ते गिरा देते हैं, ताकि बाष्पोत्सर्जन ना हो सके, ट्रांसपीरेशन ना हो सके और उनका जल बना रहे, जैसे शीशम, साल, सागौन। तो ये सब बताया जा रहा है आपको, अनुकूलन बताया जा रहा है। दी मेजर क्लाइमेटिक जोन, देखिए यह पृथ्वी है। पृथ्वी में यह जो बीच की रेखा है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इक्वेटर, इक्वल भाग में बांट रही है ये, ऊपर बराबर नीचे बराबर, तो इक्वेटर 0 डिग्री या ट्रॉपिकल, इसको है ना इक्वल 0 डिग्री बोलते हैं, ट्रॉपी, है ना, इक्वेटर, भूमध्य रेखा।
भू के माने भू पृथ्वी के मध्य की रेखा 0 डिग्री, इक्वेटर इक्वल भागों में बांट रही है। इससे 23.5 डिग्री इधर और नीचे 23.5 डिग्री इधर साउथ चले जाएं तो ये जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पर वर्ष है ना, वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं कम से कम 2 बार, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, है ना, ट्रॉपिकल रीजन है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन है, देख लिखा भी है यहाँ पर ट्रॉपिकल। लेकिन यहाँ पर जो 0 है यहाँ पर तो ज़्यादा ही साल भर क्या होता है, तेज़ धूप वर्षा होती है, तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर कॉनिफेरस शंकुधारी वन, यहाँ पर है ना, यहाँ पर टैगा और यहाँ पर टुंड्रा, है ना। कॉनिफेरस मतलब टैगा। तो इसको टेम्परेट बोलते हैं, शीतोष्ण बोलते हैं, टेम्परेट। और यहाँ पर आर्कटिक 23.5 से 66.5 तक चले जाए तो वो टेम्परेट है, टेम्परेट। और 66.5 से 90 तक चले जाए तो वो आर्कटिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। भूगोल की एक कॉन्सेप्ट है, ये मेजर क्लाइमेटिक जोन होते हैं, प्रमुख जलवायु क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखें। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक सर्कल यानी अंटार्कटिक व्रत, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक व्रत के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, ये आपके फॉरेस्ट हैं। ये इक्वेटर है, देख लीजिए यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, कर्क रेखा है। ये आर्कटिक सर्कल है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अंटार्कटिक सर्कल। यहाँ पर आप देख लीजिए जो यहाँ पर जो ग्रीन है इसको बोलते हैं आर्कटिक एंड पोलर क्लाइमेटिक जोन। तो ये है आर्कटिक एवं पोलर क्लाइमेटिक जोन, जो पोल की तरफ है, दोनों ध्रुव की तरफ है। इसके बाद आप देखिए टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन। तो टेम्परेट का मतलब होता है ये वाला ग्रीन जो दिख रहा है, तो टेम्परेट का मतलब शीतोष्ण है, समशीतोष्ण है ना, शीतोष्ण है, ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, ठीक है, बढ़िया मौसम होता है। तो ये हो गया टेम्परेट। डेजर्ट क्लाइमेट, तो डेजर्ट आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पीला है, यहाँ पर डेजर्ट है ना। इसके बाद ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन, तो ट्रॉपिकल में ये वाला है ना, इनके बीच, और बीच में हो गया इक्वेटोरियल विषुवत रेखीय। तो ये होते हैं क्षेत्र, इसको आप देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी की। अभी हमने आपको बताया कि जहाँ पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, तीनों मंडल मिल जाते हैं, वहीं पर क्या बन जाता है, बायोस्फीयर, जैव मंडल का निर्माण हो जाता है। तो जैव मंडल कैसे बना उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होता है, कोई जीव होता है, ठीक है, कोई जीव है, मान लीजिए शेर। तो शेर जब बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या बनेगी, पॉपुलेशन शेर की। तो शेर की पॉपुलेशन, यहाँ पर इंडिविजुअल बोला गया है जीव को, पॉपुलेशन देखिए एक मछली है तो इंडिविजुअल, उसकी बहुत सारी होगी तो पॉपुलेशन। अब ऐसे अलग अलग प्रकार की पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाएगी, कम्युनिटी, समुदाय। देखिए यहाँ पर कम्युनिटी है, बहुत सारी इसमें मछली हैं, अलग अलग प्रकार की मछली हैं, सर्फ भी हैं, है ना, फाइटोप्लैंक्टन भी हैं, तो एक कम्युनिटी बनाते हैं। जब ऐसी कम्युनिटी मिलती है तो क्या बनता है, इकोसिस्टम, पारितंत्र। तो कम्युनिटी से मिलकर क्या बनता है, इकोसिस्टम। उसके बाद बहुत, है ना, जब इकोसिस्टम मिलते हैं तो जीवों यानी बायोम बनते हैं, और बायोम से बायोस्फीयर जैव मंडल बनता है, और जैव मंडल से पूरा ग्रह बना हुआ है, प्लेनेट बना हुआ है। तो हम इनकी एक एक करके बात करते हैं। बात करना है हमको यहाँ से इकोसिस्टम से। तो इकोसिस्टम को हम पारितंत्र बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है। पारितंत्र की जो परिभाषा, पारितंत्र जो शब्द दिया था वो 1935 में एजी टांसले ने दिया था। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों का समूह है। तो जो जैविक हैं इसमें बायोस्फीयर, और अजैविक यानी ये तीनों, इनका समूह तथा इनके बीच अंतःक्रिया, सब आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं पारितंत्र। पारी मतलब दूसरे के ऊपर, तंत्र है ना, तंत्र मतलब निर्भर रहना। तो ऐसा एक तंत्र है, ये सिस्टम है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है ये, ठीक है। इसके बाद आता है बायोम। तो बायोम की धारणा AFW सिम्पर ने दी थी 1903 में। बायोम क्या होते हैं, तो बायोम के बारे में बताया था कि किसी निश्चित जलवायु क्षेत्र, अभी आपको जलवायु क्षेत्र बताए जा रहे थे, जिसका निर्धारण वनस्पतियों की विशेषता के आधार पर होता है। जलवायु क्षेत्र भी है और निर्धारण वनस्पतियों की विशेषता, पेड़ पौधों की विशेषता के आधार पर किया जाता है, जहाँ पर समान अनुकूलन वाले जीव निवास करते हैं। ऐसे जीव जो समान तरीके से एडेप्टेशन करते हैं, तो वो हो गया बायोम। तो बायोम होता है निश्चित जलवायु क्षेत्र जहाँ पर वनस्पतियों की, है ना,
एक जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वनस्पतियों के आधार पर बायोम का निर्धारण किया जाता है। अब देख लीजिए जैवमंडल, बायोस्फीयर। 1875 में एडवर्ड स्विस ने इसकी अवधारणा दी थी, जहाँ किसी भी रूप में जीवन संभव है उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। जैसे समुद्र की तलहटी से अगर आप देखें तो लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जीवन संभव है। रूसी वैज्ञानिक व्लादिमीर बर्नार्डस्की ने 1920 के दशक में जैवमंडल की अवधारणा को और विस्तृत वैज्ञानिक रूप दिया। तो व्लादिमीर बर्नार्डस्की है ना। इसके बाद इकोटॉन देख लीजिए आप। इकोटॉन की अवधारणा 1859 में अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने दी थी। दो बायोम के बीच का संक्रमण क्षेत्र, मान लीजिए एक बायोम ए है, एक बायोम ए है, तो यहाँ पर क्या होता है, बायोम अलग अलग नहीं होते, इनका भी जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है, इसी को बोलते हैं इकोटॉन, जहाँ जैव विविधता अधिक होती है। मान लीजिए ये स्थल है, ये जल है, इन है ना, तालाब है और यहाँ पर मैदान है। तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ पर जलीय जीव भी मिलेंगे आपको और स्थलीय जीव भी मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी अधिक होती है। और यहाँ पर जो स्पीसीज मिलती हैं, जो जातियाँ मिलती हैं, उनको एज स्पीसीज कहते हैं। एज का मतलब किनारा, एज स्पीसीज ये किनारा है, या एज इफेक्ट कहा जाता है। इसी को एज इफेक्ट, कोर प्रभाव कहा जाता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये है लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो बताया है आपको, इंडिविजुअल, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर या फिजिकल है, और बायोस्फीयर शामिल कर लिया जाए इसमें तो ये हो गया प्राकृतिक, नेचुरल हो गया। इसके बाद आप देखिए प्रकृति के प्रमुख नियम देखना है आपको। नेचर ऑफ द नेचर, प्रकृति, रूल ऑफ द नेचर। पर्यावरण विज्ञान में बैरी कॉमनर, एक बैरी कॉमनर नाम के विद्वान थे, उनके 4 पारिस्थितिकीय नियम प्रसिद्ध हैं जो प्रकृति की कार्यप्रणाली को दर्शाते हैं कि प्रकृति, नेचर कैसे काम करती है। ये नियम बताते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में सब कुछ जुड़ा होता है और मानवीय हस्तक्षेप से असंतुलन होता है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप चलता है, लेकिन मानव अगर हस्तक्षेप करे, इंटरफेयर करे, तो कुछ भी इम्बैलेंस हो सकता है। तो 4 नियम कौन कौन से हैं? पहला है सब कुछ सबके साथ जुड़ा है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अगर एक भी चीज़ में आप बदलाव करेंगे तो दूसरी चीज़ प्रभावित होगी। हर चीज़ कहीं ना कहीं जाती है, कहीं ना कहीं का मतलब हर चीज़ का एंड होता है, हर चीज़ मृत होती है। कोई भी चीज़ हो इस प्लैनेट पे आई है तो उसका एंड होता है, कहीं ना कहीं वो जाती है। प्रकृति को सबसे बेहतर पता है ना, प्रकृति सबसे अच्छा जानती है। कोई उत्पादन बिना उपभोग के नहीं हो सकता। ऊर्जा रूपांतरण में हमेशा कुछ नुकसान होता है। जब भी ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जाएगी तो कुछ नुकसान हो जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें, आगे देखिए आप। अब है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी एक साइंस है, साइंस की एक शाखा है। इकोलॉजी शब्द 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ये शब्द पारिस्थितिकीय जीवों के पर्यावरणीय संबंधों का अध्ययन है। जो जीव हैं वो पर्यावरण के साथ कैसे उनके संबंध हैं, जीव, जो जीव जंतु हैं उनके साथ है ना, वो पर्यावरण के साथ, अपने वातावरण के साथ कैसा संबंध रखते हैं, इसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी। दूसरों पर कैसे स्थित हैं। तो इसमें 2 घटक हैं, है ना। पहला है जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा है अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में उत्पादक आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स, जो खाना स्वयं बनाते हैं अपना, जैसे पौधे, प्लांट्स। फिर आ जाते हैं जैविक में उपभोक्ता, कंज्यूमर, जो पौधों से बना बनाया खाना लेते हैं, उपभोक्ता, कंज्यूमर, जानवर। तीसरा होते हैं जब उत्पादक और उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उनको सड़ा गलाकर फिर से मिट्टी में मिला देते हैं, उनको बोलते हैं अपघटक, सेप्रोट्रॉफ्स। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, हमको दिखते नहीं हैं, और मूलतः 2 ही होते हैं, ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया और कवक यानी फंगस। ये सब क्या निकालते हैं? एंजाइम। एंजाइम के माध्यम से बाहरी पाचन करते हैं, बाहरी पाचन करते हैं, एंजाइम निकालते हैं। कोई चीज़ मरी, कोई है ना पेड़ गिरा, कोई जीव है उसकी मृत्यु हुई, तो ये उस पर क्रिया करते हैं, एंजाइम डालते हैं, एंजाइम से चीज़ छोटे छोटे खंडों में टूट जाती है। तो ये हुआ जैविक घटक। तो जैविक घटक में उत्पादक, है ना, उपभोक्ता, उपभोक्ता के बाद अपघटक। अब अजैविक में तो जल है, वायु है, मिट्टी है, तापमान है, प्रकाश है, ऊर्जा, पोषक तत्व, इनमें जीवन नहीं पाया जाता, ये सब अजैविक है। इकोलॉजी के बारे में बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस प्लस लोगोस। एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है आवास। ओइकोस का अर्थ क्या होता है? आवास, हैबिटेट का अध्ययन। तो हैबिटेट यानी हमें आवास का अध्ययन करना है, कोई जीव कहाँ रहता है, ठीक है। एक शब्द और होता है डेट्रीबोरस, अपराधारी।
तो मक्खी, केंचुआ इत्यादि है बड़े टुकड़ों को तोड़ते हैं। तो जो मृत चीज़ों को खाते हैं उनको बोलते हैं अपरदहारी, डेट्रिवोरस। लेकिन जो मृत चीज़ों को सड़ाते गलाते हैं, ठीक है, एंजाइम के माध्यम से, वो क्या होते हैं? वो होते हैं यहाँ पर सूक्ष्म जीव, जीवाणु और कवक। तो ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद संतुलित, सतत या स्थिर पारितंत्र क्या होता है? बैलेंस्ड, सस्टेनेबल एंड कांस्टेंट इकोसिस्टम क्या होता है? जिसमें पुनः उत्पादन की क्षमता हो। जैसे महासागर सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है। सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र कौन सा है? ओशन। महासागर होते हैं वो सबसे स्थिर पारितंत्र होते हैं, क्योंकि उनमें पुनः उत्पादन की क्षमता होती है, यानी फिर से वो जीवों को रिक्रिएट कर सकते हैं, है ना। जैसे एक पारितंत्र है, उसे मान लीजिए घास है, बकरी है, बकरी को खाने वाला शेर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो बकरी है, बकरी को लगातार शेर खाते जा रहे हैं, शेरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा? बकरी ख़त्म हो जाएगी। जब बकरी ख़त्म हो जाएंगी तो शेर भी क्या हो जाएंगे? ख़त्म। जब शेर कम बचेंगे तो फिर से बकरी आ जाएंगी। तो इस प्रकार पुनः उत्पादन की क्षमता होती है, तो इसको बोलते हैं स्थिर पारितंत्र। अब आप यहाँ पर देख लीजिए पारितंत्र के घटक तो दो होते हैं, अजैविक और जैविक। जैविक में हमें सबसे पहले देखना है उत्पादक, प्रोड्यूसर हरे पौधे होते हैं, उपभोक्ता जंतु होते हैं, अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं। अजैविक में तो बहुत सारे हैं, जैसे भौतिक कारक, तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमॉस्फेयर प्रेशर। अकार्बनिक में, जिसमें कार्बन नहीं है, इनऑर्गेनिक मैटर जो है, जल है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, ये सब इनमें कार्बन नहीं है। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, इनमें कार्बन पाया जाता है। तो दो घटक हैं, अजैविक और जैविक। अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से इनकी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना है, समझिए यहाँ पर है प्रोड्यूसर्स, घास, ग्रास, ये उत्पादक है। उत्पादक का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाए। तो घास क्या है? सूर्य की रोशनी प्राप्त की, सूर्य से रोशनी घास ने प्राप्त की, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की, मिट्टी से जल प्राप्त किया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बन गया? C6H12O6 ग्लूकोज बना लिया। तो ग्लूकोज बना लिया और ऑक्सीजन को निकाल दिया किसने? ऑक्सीजन भी निकली इस क्रिया में। इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बन रहा है तो इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकाश की रोशनी है और साथ ही साथ जो पत्ती हैं उनमें एक पिगमेंट है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, पर्णहरिम, है ना, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से हो पा रहा। तो ग्रास ने भोजन बना लिया, अब वो भोजन इसमें स्टोर हो गया। अब इसको खाएगा कौन? इसको खाएगा कंज्यूमर, उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, पहला प्राथमिक उपभोक्ता, टिड्डा, ग्रास ऑफर, तो इसने खाया। टिड्डे को कौन खाएगा? फ्रॉग, मेढक, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ये इसको खा रहा। फिर सांप है ना, सांप खाएगा, स्नेक खाएगा किसको? मेढक को, तो ये टर्सरी कंज्यूमर होगा, तृतीय कंज्यूमर। फिर फाइनल कंज्यूमर कौन हो जाएगा? बाज, क्योंकि बाज किसको खाएगी? सांप को। और जब यह बाज मृत होगी तो इसको डिकम्पोजर्स जो है, अपघटक हैं, सूक्ष्म जीव, वो इसको तोड़ देंगे और मिट्टी में मिला देंगे। तो ये क्रिया लगातार ऐसी चलती रहती है। और इस प्रकार के चक्र को बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। हर केमिकल ऐसे ही रूप में घूमता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो सल्फर हो, बताया जाएगा आगे कि इनको बोलते हैं चक्र, है जैव भू रासायनिक चक्र। यहाँ पर आप एक बात देख लीजिए, ये उत्पादक हैं। तो उत्पादक जो है इनको बोला जाता है पहला पोषी स्तर। अगर पोषण में स्तर बनाए तो पहला पोषी स्तर का मतलब पोषण का स्तर, तो पहले पर आएंगे प्रोड्यूसर्स, तो पहला पोषी स्तर, दूसरा पोषी स्तर, तीसरा पोषी स्तर, चौथा पोषी स्तर, पांचवा, छठा। तो ये पोषी स्तर होते हैं, ध्यान रखना है, पोषी स्तर होते हैं। हम बात करें कि प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो वे होते हैं जो घास को खाते हैं। अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें। पारितंत्र के प्रकार, तो प्राकृतिक पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र और संक्रमण पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र में कौन कौन आ जाते हैं? प्रकृति द्वारा निर्मित, जैसे स्थलीय पारितंत्र हो गया, टेरेस्ट्रियल, जैसे वन है, घास की भूमि, मरुस्थल है,
और प्राकृतिक में जलीय पारितंत्र एक्वाटिक आ गया, रुका जल है जैसे तालाब है, झील, इसको बोलते हैं लैंटिक। लैंटिक इकोसिस्टम, लैंटिक का मतलब जब जल रुका है। और बहता जल को बोलते हैं लोटिक, लूटफूट हो रहा है, वो लूट रहा है, लोटिक बहता जल, नदी, समुद्र। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो मानव द्वारा बनाए गए हैं जैसे कृषि के खेत, उद्यान, बगीचे, जलाशय, ये सब कृत्रिम है। संक्रमण पारितंत्र में आ जाते हैं जो ट्रांजिशन है, जैसे मैंग्रोव। तो मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो संक्रमण पारितंत्र में आते हैं, क्योंकि मैंग्रोव कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर नदी भी है और जहाँ पर समुद्र भी है। तो ये ट्रांजिशन हो गया, संक्रमण क्षेत्र हो गया। इसी प्रकार से ज्वार नदमुख हो गया, एस्चुरीज। एस्चुरीज में क्या होता है, नदी का पानी गिरा और यहाँ पर समुद्र का पानी है, तो यहाँ पर जो है जैव विविधता, मतलब यहाँ पर दोनों प्रकार के जीव पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्थल भी है, जल भी है। समुद्र के जीव भी पाए जाएंगे और नदी के जीव भी पाए जाएंगे। यहाँ पर समुद्र के जीव भी पाए जाएंगे, नदी के जीव भी पाए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होती है, जो उत्पादकता होती है वो बहुत अधिक होती है, जैव विविधता बहुत अधिक होती है, तो इनकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है। तो आर्द्र भूमि भी है इनमें। आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड, दलदली है ना, वेट मतलब गीली जमीन। तो ऐसी जमीन जो गीली है, मतलब अगर हम बात करें दलदली भूमि की, तो ऐसा कोई तालाब है, उसमें पानी भरा है, उसके बगल में दलदली भूमि है, तो इस भूमि पर क्या होंगे, इस भूमि पर जो जीव होंगे वो पानी वाले भी मिलेंगे आपको और स्थल वाले भी मिलेंगे। तो यहाँ पर जैव विविधता क्या होगी, ज़्यादा, और उत्पादकता भी क्या होगी, ज़्यादा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये पारितंत्र के घटक बता दिए, ये आपको बता दिया गया है। इसको बोलते हैं हम क्या, फूड चेन। फूड यानी भोजन की चेन, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, सॉरी खाद्य श्रृंखला है ना, फूड चेन है ना, उसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। ये सीरीज के रूप में चल रही है, ठीक। तो ये फूड चेन हो गया। आगे आप देखिए, हम थोड़ा मैंग्रोव की बात कर लेते हैं। भारत में अगर हम बात करें मैंग्रोव, तो मैंग्रोव के लिए एक मिस्टी योजना चलाई गई है सरकार के द्वारा। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव क्या होते हैं, जो है ना भारत के तटीय क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उनको मैंग्रोव कहा जाता है ना। जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं उनको मैंग्रोव कहा जाता है। तो मिस्टी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, ये मिस्टी योजना चलाई गई है सरकार के द्वारा। तो इसको आप समझ लेना है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसका नोडल मिनिस्ट्री है। फंडिंग 80% फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 20% बाय स्टेट इसमें है। डू यू नो आइडिया फॉर मिस्टी केम फ्रॉम अ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन वेस्ट बंगाल दैट यूटिलाइज्ड नरेगा फंड फॉर मैंग्रोव रिस्टोरेशन। ये जो मिस्टी नाम का जो है ना नाम आया है, वो कहाँ से प्रेरित है, तो पश्चिम बंगाल का एक स्वयं सहायता समूह था। उस स्वयं सहायता समूह ने क्या किया, जो मैंग्रोव वन थे उनको बचाने का, संरक्षण करने का प्रयास किया, इसी आधार पर मिस्टी नाम दिया गया। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, व्हाट इज बायोस्फीयर है ना, इसको आप देख सकते हैं। भारत में अगर हम बात करें, जो वेटलैंड है ना, आर्द्र भूमि की बात कर रहे हैं अब हम। तो आर्द्र भूमि अगर हम बात करें, तो आर्द्र भूमि कुछ ऐसी है, अंतर्देशीय, देश के अंदर 66% है, और करीबी 25% है ना, 23 है ना, जो बचा है वो तटीय है, तट के आसपास जो है वो आर्द्र भूमि है। भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं, रामसर साइट्स 96 है। अब बताया जाएगा रामसर क्या होते हैं। रामसर स्थल वे होते हैं जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, आर्द्र भूमि जो दलदल भूमि होती हैं उनको रामसर साइट्स घोषित किया जाता है। तो भारत में 96 है। आर्द्र भूमि का 10% यानी लगभग 13 लाख हेक्टेयर में आर्द्र भूमि फैली हुई है भारत में। अगर मैंग्रोव वन देखें, मैंग्रोव वन तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद गुजरात में है। मैंग्रोव वन समझ रहे हैं आप, मैंग्रोव वन क्या है, ऐसे वन जो समुद्र के किनारे और नदी के जल के किनारे पाए जाते हैं और उनकी जड़ें ऊपर उठ जाती हैं श्वास लेने के लिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। एक मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर MFF प्रोग्राम चलाया गया था 2006 में। 2004 में आई थी भारत में सुनामी। उसके बाद 2006 में मैंग्रोव फॉर फ्यूचर कार्यक्रम चलाया गया, इसके द्वारा WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, UNEP,
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जैसे बहुपक्षीय संगठन भारत IMF का सदस्य है। ठीक है, तो मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर ये आपको याद रखना है। जल को शुद्ध करने के कारण मैंग्रोव को किडनी ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो जल को शुद्ध करने के कारण जो है ना, मैंग्रोव नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि को किडनी ऑफ द अर्थ कहा जाता है। जो आर्द्र भूमि होती है, क्योंकि आर्द्र भूमि में पानी भरा होता है, वो पानी रिस रिस कर जमीन के अंदर जाता है ना, भूजल के रूप में, तो जल शुद्ध हो रहा है, इसलिए किडनी ऑफ द अर्थ किसे कहा जाएगा, वेटलैंड्स को कहा जाएगा। जैव विविधता अधिक होने के कारण से सुपर मार्केट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होती है, ज़्यादा प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुपर मार्केट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का सुपर मार्केट भी कहा जाता है। ये देखिए आप, सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल में है। ये सुंदरी के पेड़ हैं, आप देख सकते हैं इसको। इनकी विशेषता क्या होती है कि इनकी जड़ें श्वास लेने के लिए बाहर आ जाती हैं, यानी ये पानी में डूब भी जाए तब भी ये जीवित रहते हैं। आप देख सकते हैं इसको। ये मिस्टी है, मिस्टी के बारे में आपको बता दिया गया है। यहाँ पर मंत्रालय फंडिंग कैसे बना है, ठीक है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड टुवर्ड्स मैंग्रोव कंजर्वेशन फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, हरित भविष्य के लिए, ग्रीन इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था के लिए। एम्स टू रीस्टोर मैंग्रोव कवर अक्रॉस 11 स्टेट एंड 2 UTs ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी अगले 5 सालों में 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो मैंग्रोव वन है उनको हमें क्या करना है, रीस्टोर करना है, जिनको नुकसान पहुंचा है। मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वनरेबल कम्युनिटीज, समन करना है, मिटिगेट का मतलब होता है समन करना है। द इम्पैक्ट, प्रभाव को, क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है, जो सुविध प्रजाति हैं, समुदाय हैं, उन पर उसके प्रभाव को कम करना है। ठीक है, इसके बाद शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन प्लांटेशन टेक्निक, है ना, वृक्षारोपण की बेहतर तकनीकों का साझेदारी करना है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड कंजर्वेशन मेजर्स, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP के मॉडल पर काम करना है। पब्लिक भी यानी सरकार भी काम करे, प्राइवेट लोग भी काम करें। प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SD जो सस्टेनेबल सतत विकास है उसको प्रमोट करना। लिवलीहुड्स इन कोस्टल एरियाज, जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें सतत विकास भी अपनाना है, आजीविका भी लोगों को मिलनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज़ बायोशील्ड, बायोशील्ड क्या है। कोस्टल, यहाँ पर आप देखिए, कोस्टल बायोशील्ड इनिशिएटिव इन भरूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, है ना, गुजरात में एक भरूच डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर बायोशील्ड प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में। प्लांटेशन ऑफ मैंग्रोव एंड नॉन मैंग्रोव स्पीसीज, मैंग्रोव और नॉन मैंग्रोव स्पीसीज का प्लांटेशन किया जा रहा है विद मैंग्रोव्स ऑन दी सी साइड बैक्ड बाय सॉल्ट रेजिस्टेंस ट्रीज, ऐसे ट्रीज जो सॉल्ट को रेसिस्ट करते हैं। इन दी मिडल देन फोडर प्लांट एंड इन द एंड एरोमेटिक हर्ब्स, सुगंधित हर्ब्स यानी शाकाहारी, एंड फ्रूट ट्रीज टू वास द विलेज साइड। मतलब 3 लेयर्स में काम किया जा रहा है यहाँ पर, 3 लेयर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले विद द मैंग्रोव ऑन द सी साइड, समुद्र की तरफ मैंग्रोव वन लगाए जाएंगे, ये सुरक्षा करेंगे। उसके बाद बैक्ड बाई सॉल्ट रेजिस्टेंस, ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जो सॉल्ट को, नमक को रेसिस्ट करते हैं। इसके बाद फॉडर प्लांट्स लगाए जाएंगे, है ना, चारे के, मतलब चारागाह टाइप के। एंड फ्रूट्स ट्रीज टुवर्ड्स द विलेज साइड टुगेदर फॉर्मिंग अ नेचुरल वॉल बिटवीन द सी एंड एरेबल लैंड। तो यहाँ पर एक दीवार टाइप से बनाई जा रही है। बेनिफिट्स, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर बढ़ रहा है, जल संवर्धन, एग्रीकल्चर एंड कोस्टल विलेज, एंड फूडर अवेलेबिलिटी हो रही है, घास की उपलब्धता, कंट्रोल सॉइल एरोजन, मृदा का अपक्षरण नहीं होगा, एंड डैमेज कॉज ड्यू टू साइक्लोन, और जो जब भी साइक्लोन आते हैं, पता है साइक्लोन इन्हीं पेड़ों से टकराकर कमज़ोर हो जाते हैं और तट में जो लोग रहते हैं उनको कम नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो मैंग्रोव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, टू बी इम्प्लीमेंटेड इन एरियाज वेयर लार्ज स्केल मैंग्रोव डिग्रेडेशन हैज हैपेंड, जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो मैंग्रोव वनों का है नुकसान हो चुका है, वहाँ पर ये काम किया जाएगा। आर्द्र भूमि के लिए आवश्यक शर्तें, आर्द्र भूमि अगर किसी को बनना है तो उसके लिए शर्तें क्या है। वैसे समुद्री तट जहाँ निम्न ज्वार की गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो, है ना। लो टाइड लाइन होती है एक, लो टाइड लाइन, तो निम्न ज्वार की जो गहराई है वो 6 मीटर से अधिक ना हो। कितने मीटर से,
6 मीटर से। जब ज्वार आता है, ज्वार यहाँ तक आया, फिर वो लौट गया यहाँ तक, तो ये गहराई जो है वो 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तब वो उसको हम वेटलैंड्स घोषित कर सकते हैं। ग्रोइंग सीजन के दौरान 7 दिन तक पानी भरा रहे, मतलब वहाँ पर अगर कोई प्लांट्स ग्रो कर रहा है तो लगभग 7 दिन तक लगातार पानी भरा रहना चाहिए, तो वो आर्द्र भूमि हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, तो इसके लिए एक है ना अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, वो है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। आर्द्र भूमियों पर रामसर संरक्षण है ना कन्वेंशन अभी समय। आर्द्र भूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग, वाइज यूज बोलते हैं इसको, विवेकपूर्ण उपयोग के लिए 1971 में ईरान के रामसर शहर में, तो रामसर कहाँ पर है, ईरान में, 1971 में ये रामसर कन्वेंशन आया, ईरान के रामसर शहर में अपना ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और 1975 को ये लागू हुई है संधि, और अब तक इसके 172 देश पक्षकार हैं, पार्टीज हैं। सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसका में 18 देशों ने हस्ताक्षर किए थे जब 1971 में बैठक हुई थी, इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। उद्देश्य क्या है रामसर जो कन्वेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की पहचान करना कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हैं, उनकी संरक्षण करना और सतत उपयोग। इनकी जो पार्टीज़ हैं, देश हैं, उनकी भी कॉन्फ्रेंसेज होती है, सम्मेलन कॉप होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टी, आपने बहुत कॉप सुने होंगे, तो हर क्षेत्र पर कॉप होते हैं, है ना, कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज़, जो पक्षकार होते हैं उनका सम्मेलन, तो इनका भी कॉप होता है। तो कॉप हुआ है वो अगस्त 2025 में जिम्बाब्वे में हुआ है, ठीक है, किस पर, रामसर पर। रामसर का जो कॉप हुआ है वो जिम्बाब्वे में हुआ है। भारत का शामिल होना, तो भारत 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ था, और भारत का चिल्का झील इसमें पहला क्या था, पहला रामसर साइट्स था चिल्का झील। अब भारत में 96 हो चुके हैं, ध्यान रखना है आपको वर्तमान में। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नेशनल वेटलैंड एटलस और मिस्टी योजना से संरक्षण, मिस्टी योजना आपको बताई है, एक नेशनल वेटलैंड एटलस भी बनाया जाता है इस मंत्रालय के द्वारा। यह एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, रामसर संधि, जो किसी निश्चित पारितंत्र आर्द्र भूमि पर केंद्रित है। तो एक आर्द्र भूमि क्या है, पारितंत्र, उस पर केंद्रित है ये। भारत में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, NWCP की शुरुआत 1987 में हुई थी, है ना, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी, है ना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई थी। राज्य सरकारों को 100% सहायता दी जाती थी कि वो वेटलैंड्स की सुरक्षा करें। राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी संरक्षण योजना, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक, है ना, इकोलॉजी, फरवरी 2013 में शुरू हुई। एक एकीकृत केंद्रीय प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मतलब कुछ हिस्सा राज्य देगी, कुछ हिस्सा सरकार केंद्र देगी, प्रायोजित का मतलब यही होता है। यह राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम NWCP, है ना, आपको बताया था कब शुरू हुआ था, 1987 में। नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP का विलय करके बनाई गई है, क्या, NPCA, ध्यान रखना है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, इसको आप देख लें ध्यान से। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या होता है, ये 1990 में बनाया गया है। मॉन्ट्रैक्स स्विट्जरलैंड में एक शहर है, इसमें बैठक हुई थी इसी रामसर सम्मेलन की, है ना, 1990 में। तो भारत के 2 स्थल मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है, एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर में आर्द्र भूमियों के नाम लिखे होते हैं, उन आर्द्र भूमियों के जो बहुत खतरे में हैं। तो भारत के 2 हैं इसमें, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील। केवलादेव कहाँ पर है, भरतपुर राजस्थान, लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में। ये भारत के 96 रामसर साइट्स हैं, इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में आप हैं तो उत्तर प्रदेश की आपको 10 याद होना चाहिए, बखीरा, संत कबीर नगर, हैदरपुर, अपर गंगा, पार्वती अर्गा, ठीक है, सांडी, समसपुर, नवाबगंज, सरसई नावर झील, है ना, सूर सरोवर, समान, ये सभी जो हैं 10 आर्द्र भूमियाँ हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, तो 96 हो चुके हैं। आप इनको पढ़ लीजिए, देख लीजिए कहाँ पर कौन है ना, ये फैक्ट्स हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। जहाँ पर BS लिखा है वो बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य, जहाँ पर VR लिखा है वो बायोस्फीयर रिजर्व है, जहाँ पर WC लिखा है वो वेटलैंड्स
कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर RF लिखा है वो रिजर्व फॉरेस्ट है, जहाँ पर CR लिखा है वो कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। तो आप इस मैप को एक बार देख लेना है आपको। जैसे गुजरात में थोर लेक है ना, बाधवाना वेटलैंड है ना, खेजड़िया वेटलैंड है ना, बर्ड सेंचुरी, नई सरोवर, तो आप इसको देख सकते हैं। गोवा में कौन सा है। अब बात करते हैं आगे। वेटलैंड इंटरनेशनल एक वैश्विक ग्लोबल गैर लाभकारी संगठन है, NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इंटरनेशनल वाइल्ड फॉल बोलते हैं इसको, है ना, वाइल्ड फॉल इंक्वायरी के रूप में हुई थी 1954 में। IWRB इंटरनेशनल वाटरफॉल एंड वेटलैंड्स रिसर्च ब्यूरो के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी और आर्द्रभूमि अनुसंधान ब्यूरो इसको नाम दिया गया। 1996 में इसको नाम दिया गया वेटलैंड इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। 20+ क्षेत्रीय इसके कार्यालय हैं भारत सहित साउथ एशिया में भी। भारत में एक नियम बनाया गया, वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियम, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। ये 2010 के नियम को प्रतिस्थापित करता है। पहले 2010 का नियम था, अब 2017 का नियम आ चुका है, तो उसको आप भी ध्यान रखेंगे। इसके तहत क्या हुआ है, 2017 के जो नियम के तहत प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित को दी गई। वेटलैंड्स की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वेटलैंड की लिस्ट तैयार करेंगे। 1 साल के अंदर डिजिटल डेटा तैयार किया जाएगा वेटलैंड्स का। सोलिड वेस्ट डंपिंग को बैन किया जाएगा वेटलैंड में। जो आर्द्रभूमि है वहाँ पर जो शुष्क ठोस जो कचरा है उसको डंपिंग नहीं किया जाएगा, अतिक्रमण को रोका जाएगा। प्रबंधन को बाइज यूज के, है ना, बाइज यूज के आधार पर तैयार किया जाएगा, है ना, बाइज जो यूज जो होता है। सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी CWRA, इसे हटाकर नेशनल कमेटी का गठन किया गया। नेशनल, है ना, वेटलैंड्स कमेटी का गठन किया गया है। पहले 2010 में CWRA था, अब NWC का गठन किया गया। इसे सलाहकार निकाय के रूप में बनाया गया है। एडवाइजरी, है ना, सिस्टम, विवेकपूर्ण उपयोग प्रयोग के सिद्धांत पर आधारित एकीकृत प्रबंधन की सलाह देना, प्रगति की निगरानी करना। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की स्थापना की गई है, स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटी। प्रत्येक राज्य यूनियन टेरिटरी में पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में गठित होगी। सूचीबद्ध गतिविधियों का नियमन होगा। 2017 के नियमों में मानव निर्मित जलाशयों को बाहर किया गया है। जो मानव निर्मित जलाशय हैं उनको बाहर कर दिया गया है इस वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन नियम से। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के बारे में आप देख लीजिए। रामसर कन्वेंशन जो है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है, ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। इसको वेटलैंड्स पर है ना कन्वेंशन भी कहते हैं। एन इंटरनेशनल ट्रीटी एडॉप्टेड इन 1971 एंड रामसर ईरान एंटर्ड इनटू फोर्स इनटू 1975। वेटलैंड्स देयर आर ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस आर डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट्स। जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं उनको रामसर स्थल घोषित किया जाता है। लार्जेस्ट रामसर साइट इन वर्ल्ड कौन सा है, ठीक है, पंताल, साउथ अमेरिका में। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या होते हैं, ये स्विट्जरलैंड 1990 में आया। आइडेंटिफाइज रामसर साइट्स दैट नीड प्रायोरिटी कंजर्वेशन, जिनको बहुत ज़्यादा जरूरी है संरक्षण की अटेंशन एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। वेटलैंड्स क्या होते हैं, अ प्लेस इन विच द लैंड्स कवर्ड बाय वाटर, जहाँ पर ज़मीन है वो पानी के द्वारा कवर्ड की जाती है, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो फ्रेश हो, और सम हियर इन बिटवीन ईदर सीजनली और परमानेंटली, चाहे वो सीजनली हो चाहे वो बरस भर भरा हो पानी। टेक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग रिवर्स, मार्सेस, नदियाँ भी हो सकती हैं, दलदल भी हो सकते हैं, बॉक्स भी हो सकते हैं, मैंग्रोव्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मड फ्लैट्स भी हो सकते हैं, पॉन्ड्स, तालाब, स्वैम्प, दलदल, है ना, तो ये सब हो सकते हैं। लेगुन्स, लेक हो सकते हैं, फ्लड प्लेन्स होते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। तो ये आर्द्रभूमि आप देख सकते हैं, वेटलैंड्स ही हैं ये। इंडिया एंड रामसर कन्वेंशन तो केम इनटू फोर्स इन इंडिया 1982 में। 1982 में भारत इसका सदस्य बना। टोटल नंबर्स ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया कितने हैं, 96। ये पुराना डेटा है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। चिल्का लेक उड़ीसा, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, हरिके लेक पंजाब, लोकटक लेक मणिपुर, ठीक है, बुलर लेक जम्मू कश्मीर, एटसेट्रा, ये सब हैं रामसर साइट्स में। रिलेटेड फ्रेमवर्क इन इंडिया, भारत में किससे संबंधित क्या फ्रेमवर्क चल रहा है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, हैज़ नोटिफाइड वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, मैंने बता दिया आपको, अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यह नियम 2017 में लाया गया है। एज अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड इन 2017 रूल्स
डिसेंट्रलाइज वेटलैंड्स मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटी। तो स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटी बनाए जाएंगे और यूनियन टेरिटरी वेटलैंड अथॉरिटी बनाए जाएंगे, मतलब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। की फैक्ट्स, लार्जेस्ट रामसर साइट्स भारत में सुंदरबन बेस्ट है ना, वेस्ट बंगाल। स्मॉलेस्ट रामसर साइट है ना, बेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। स्टेट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स, तो तमिलनाडु है, लगभग 20 के करीब वेटलैंड है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में भारत की चीज़ें ध्यान रखना है आपको कौन कौन है। एक केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का और एक लोकटक झील मणिपुर की। तो 2 मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में है। 96 रामसर साइट्स में से 2 ज़्यादा खतरे में है, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में रखी गई हैं। नेक्स्ट पारितंत्र की बात कर लेते हैं हम। पारितंत्र क्या है? इकोसिस्टम। तो हैबिटाट, इको का मतलब होता है हैबिटाट, आवास। आवास का मतलब क्या होता है? पर्यावरण में किसी जीव की वास्तविक स्थिति, पर्यावरण में वो जीव रह कहाँ रहा है, वो है उसका आवास। जबकि निकेत या निवास से पर्यावरण में किसी जीव की भूमिका एवं स्थिति, वो घर में क्या कर रहा है। तो घर यानी आवास, तो ये लोकेशन है, लेकिन वो काम क्या कर रहा है वो है निस कोई स्थान नहीं है, निस एक संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है कि वो वर्क क्या कर रहा है, वो है निस। यह कार्यात्मक इकाई है, वो क्या कर रहा है। जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में इस संकल्पना को दिया था। 2 जीवों का एक समान निकेत नहीं हो सकता, 2 अलग अलग जीव हैं, उनका समान निकेत नहीं हो सकता, वो एक समान काम नहीं कर सकते। अगर समान काम करेंगे तो उनमें कंपटीशन हो जाएगा, है ना, प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। किसी पारितंत्र में पोषक स्तर अनंत नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं है कि इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको, ऐसा चलता रहे, नहीं। पोषक स्तर अनंत नहीं होते हैं, बल्कि हमेशा सीमित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ अगर 100 ऊर्जा है तो यहाँ पर 10 जाएगी, यहाँ पर 1 जाएगी, तो ऊर्जा की लगातार मात्रा घटती है। इसको बोलते हैं 10% ऊर्जा का नियम, अभी आगे पढ़ेंगे हम उसको। तो जो पोषक स्तर हैं वो अनंत नहीं होते, बल्कि हमेशा निश्चित होते हैं, ठीक है। पारितंत्र की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। प्रति इकाई समय में, कोई भी समय ले लीजिए, उसमें प्रति इकाई क्षेत्रफल के तहत बायोमास का उत्पादन, जैव भार की उत्पादन की दर। तो नहीं, बायोमास का मतलब होता है किसी चीज़ को, कोई पेड़ है उसको आप काट लीजिए और सुखा लीजिए, उसको बायोमास बोलते हैं। तो बायोमास जो है इसको बोलते हैं हम, उत्पादकता को बोलेंगे बायोमास अपॉन एरिया, जैव भार बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जितना ही कम होगा बायोमास उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें उल्टा रिलेशन है। क्षेत्रफल जितना है ना, जितना क्षेत्रफल जितना कम होगा उतनी ही उत्पादकता ज़्यादा होगी, क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उत्पादकता उतनी कम होगी। जैसे महासागर का क्षेत्रफल एरिया ज़्यादा है तो उत्पादकता उसकी कम हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना है। मैंग्रोव का क्षेत्रफल कम है लेकिन उसकी उत्पादकता ज़्यादा हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को 2 भागों में बांटा जाता है। जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल प्राथमिक उत्पादकता। जिस दर से उत्पादक उत्पादन करते हैं, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, उसको जीपीपी कहा जाता है। एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन इत्यादि कार्यों को, उसने जो ऊर्जा बनाई है जीपीपी, उसमें से कुछ सांस लेने में ऊर्जा खर्च हो गई इत्यादि कार्यों को घटाकर शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त की जाती है। द्वितीयक उत्पादकता, उपभोक्ता द्वारा किए जाने वाले उत्पादन की तरफ, उपभोक्ता भी अपने शरीर के अंदर कुछ बायोमास बनाता है, ठीक है, तो उसको द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन जीपीपी, एनपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। टोटल बायोमास प्रोडक्शन इन एन इकोसिस्टम बाय फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जितना बायोमास बन रहा है। जबकि नेट क्या है? स्टोर वेट एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्रोड्यूसेस आफ्टर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को घटाकर जो बचा है तो उसको एनपीपी बोलते हैं। तो जीपी में से रेस्पिरेशन घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा एनपीपी, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये दिख रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर भी ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं अपने शरीर के अंदर। इट इज़ जनरली वेरी लो एंड ऑल्सो डिक्रीजेज एट ट्रॉफिक लेवल, जैसे ही ट्रॉफिक लेवल पर उसी स्तर बढ़ता है वैसे ही इनकी मात्रा घटती जाती है उत्पादकता की। यहाँ पर आप देखिए इसको, नहीं मैंने बता दिया है आपको,
रेस्पिरेशन को घटा दिया जाए जीपीपी में से तो एनपीपी आ जाएगा। अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉप्स। अब जो एनपीपी है, जो बची उत्पादकता है, शुद्ध उत्पादकता, ये किसके लिए है? ये पेड़ पौधे ने बनाई है, तो किसके लिए है? ये है उपभोक्ताओं के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, है ना। हेटेरोट्रॉप्स के लिए, हेटेरोट्रॉप्स मतलब परपोषी। पेड़ पौधे होते हैं ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी, लेकिन जीव जंतु होते हैं परपोषी। एनुअल एनपीपी अगर 170 बिलियन टन है तो 115 बिलियन टन जमीन पर बनती है और 55 ओशन पर बनती है। तो उत्पादकता किसकी ज़्यादा हुई? लैंड पर, ज़मीन पर ज़्यादा उत्पादकता होती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। अब देखिए आपको जी 10% ऊर्जा का नियम, लॉ ऑफ 10% एनर्जी लिनमैन के द्वारा दिया गया था। खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक मात्र 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। यहाँ पर 100 ऊर्जा है पेड़ पौधों के पास, तो आगे अगर इसको कोई खरगोश खाएगा तो उसके पास 10 ऊर्जा जाएगी। खरगोश को सांप खाएगा तो उसके पास 1 ऊर्जा जाएगी। सांप को बाज खाएगा उसका 10% 0.1 ऊर्जा जाएगी। यानी कोई अगर 100 ऊर्जा है किसी के अंदर तो वो पूरी 100 नहीं जाती है, केवल उसका 10% जाती है। तो यह है एनर्जी पिरामिड। और एनर्जी पिरामिड हमेशा कहीं भी हो वो हमेशा सीधा बनता है। किसी भी पारितंत्र का लें, एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। पिरामिड में नीचे हमेशा उत्पादक होते हैं, ऊपर उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो हमेशा एनर्जी पिरामिड सीधा बनता है क्योंकि ऊर्जा एक दिशा में ही प्रवाह करती है। ट्रॉफिक लेवल्स एंड एनर्जी ट्रांसफर्स को आप इसमें भी देख सकते हैं। खाद्य श्रृंखला ये फूड चेन है। जैसे घास है, घास जो है प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, इसको प्रथम पोषी स्तर पर रखा गया। प्रथम पोषी स्तर, इसको खाया टिड्डे ने, तो ये हो गया दूसरा पोषी स्तर, लेकिन पहला कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। टिड्डे को खाया मेढक ने तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर, लेकिन तीसरा पोषी स्तर। इसको फिर खाया सांप ने तो ये चौथा पोषी स्तर, लेकिन तीसरा क्या हुआ? तीसरा हुआ कंज्यूमर। इसको फिर किसने खाया? ईगल ने, तो ईगल फाइनल कंज्यूमर हो गई। और ईगल को लास्ट में फंगस ने और बैक्टीरिया ने मिला दिया जमीन में। खाद्य श्रृंखला जो है, चार्ल्स एल्टन, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों का वह क्रमिक संबंध है। तो जीवों का क्रमिक संबंध है जिसमें एक जीव दूसरे को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जिससे ऊर्जा एक दिशा में स्थानांतरित होती है। यह उत्पादकों से प्रारंभ हो उपभोक्ता और अपघटकों तक जाती है। तो देखो, ऊर्जा उत्पादकों से शुरू कर उपभोक्ता और अपघटक तक जाती है। खाद्य जाल, किसी पारितंत्र में आहार श्रृंखलाएं रेखीय नहीं होते। हमेशा ऐसा ही नहीं चलता क्रम कि हमेशा ऐसा ही चलता रहे कि हमेशा घास को टिड्डा ही खाए, टिड्डा को मेढक ही खाए, ऐसा नहीं होता है। किसी पारितंत्र में आहार श्रृंखलाएं रेखीय नहीं होती, एक रेखा में नहीं होती हैं, बल्कि वे जटिल होती हैं। एक जीव कई खाद्य श्रृंखला का भाग हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। इसको आप यहाँ पर देखिए, तो फूड वेव, कई जब बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल जाए तो फूड वेव बन जाता है। ये तो चेन है, श्रृंखला, लेकिन वेव का मतलब जाल। फिर से यहाँ पर देखिए, घास है, घास को खाया खरगोश ने, खरगोश को लोमड़ी भी खा ले, खरगोश को बाज भी खा ले, है ना। चूहे ने खाया घास को, तो चूहे को लोमड़ी भी खा सकती, उल्लू भी खा सकता, बाज भी खा सकती। ठीक है, घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को पक्षी भी खा सकता, मेंढक भी खा सकता। तो ये कई तरीके से चल सकता है, इसको वेव कहते हैं, ये जाल बन गया है यहाँ पर। ट्रॉफिक लेवल्स एंड एनर्जी ट्रांसफर, तो यहाँ पर आप देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, तो ये पहला पोषी स्तर है, इसने इतनी बनाई ऊर्जा किलो कैलोरी। फिर 10% आगे जाएगी हेटेरोट्रॉप्स पर, तो 1000 बचा। फिर इसका 10% 100 बचा। फिर इसका 1%, इसका 10% 10 बचा। तो ये है, तो इस प्रकार से 10% ऊर्जा का नियम है। ओनली अबाउट 10% ऑफ आर लेवल्स एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द नेक्स्ट वन। ट्रॉफिक लेवल्स आर स्प्लिट बाय हु ईट्स हु सिस्टम। ठीक है, इसके बाद डाइटरी बोरस किसको बोलते हैं? डिकम्पोजर्स को, जो कि फंगस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं, आप चीज़ें कुछ लिखी हैं। ये है एनर्जी पिरामिड, आप इसको समझ सकते हैं। ये है फूड चेन, मैंने ये भी बता दिया। ये है फूड वेव, ये भी मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं।
इकोलॉजिकल पिरामिड, कुछ पिरामिड बनाए जाते हैं। पिरामिड क्या है? पारिस्थितिकीय पिरामिड जीवों के संबंधों का चित्र रूपण है, चित्र के रूप में दिखाया जाता है। इसमें एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जीवों को संबंध दर्शाया जाता है। तो कैसे जीवों का संबंध है वो दर्शाया जाता है चित्र के रूप में। 3 प्रकार के पिरामिड बनते हैं। पहला है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है और पिरामिड में नीचे हमेशा उत्पादक रहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ऊर्जा पिरामिड किसी भी पारितंत्र का सीधा। फिर है संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड कैसा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है, सीधा। बायोमास पिरामिड, जब भार पिरामिड। तो पारिस्थितिकी पिरामिड बनाते समय आधार पर हमेशा उत्पादक होते हैं। ऊर्जा पिरामिड हमेशा किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का सीधा होता है। संख्या पिरामिड देखिए आप, इसका संख्या पिरामिड बनाइए घास का, तो घास ज़्यादा होंगी संख्या में, घास से कम होंगे टिड्डे, टिड्डे से कम होंगे मेढक, मेढक से कम होंगे सांप, सांप से कम होंगे बाज। तो इनको मिलाकर तो ये बन गया घास के मैदान का संख्या पिरामिड। ऐसा आप बना सकते हैं। पिरामिड अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो पिरामिड्स ऑफ नंबर्स हैं ये, इंडिविजुअल्स पर यूनिट इन डिफरेंस टाइप ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पर आप देखिए ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है, घास के मैदान का, तो मैंने बता दिया। दूसरा है पॉन्ड इकोसिस्टम, तालाब में क्या होगा ज़्यादा संख्या में, फाइटोप्लैंक्टन होंगे, उससे कम मछली होंगी छोटी, उससे कम बड़ी मछली, उससे कम संख्या की बात हो रही है अब, उससे कम बड़ी मछली होंगी। तो ये सीधा बना। तो ये बनते हैं अपराइट, सीधे। स्पिंडल शेप में कौन बनता है? फॉरेस्ट का इकोसिस्टम। फॉरेस्ट में संख्या देखिए, एक मान लीजिए पेड़ है, तो एक पेड़ के पीछे कई हाथी हैं, चीता हैं, बाघ हैं, पक्षी हैं। तो देखिए पेड़ से ज़्यादा संख्या हो गई है यहाँ पर ऊपर, पर उनसे कम लोमड़ी हैं, पर उनसे कम शेर हैं। तो ये स्पिंडल बोलते हैं इसको, कोई आकार इसका फिक्स नहीं है। अगर आप देखें पैरासाइट इकोसिस्टम को, परजीवी इकोसिस्टम को, तो उल्टा बनता है, इन्वर्टेड। कैसे? आप एक पेड़ को लीजिए, पेड़ पर एक पेड़ है, एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, उन चिड़ियों के ऊपर आवार चिड़िया के ऊपर कुछ ना कुछ पैरासाइट्स बैठे हुए हैं, सूक्ष्म जीव बैठे हुए हैं, तो ये उल्टा बन गया। तो ये ऐसे हो जाते हैं, ठीक। बायोमास पिरामिड में क्या होता है? निश्चित समय निश्चित क्षेत्रफल में कुल संचित कार्बनिक पदार्थ का सूखा वजन। कोई भी पेड़ है उसको काटिए और सूखा वजन लीजिए, कोई भी जीव है उसको खत्म कीजिए, उसका सूखा वजन लीजिए, उसको जैव मास कहा जाता है, ठीक। अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय पारितंत्र का सीधा क्या है? बायोमास। जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उनका वजन ज़्यादा होगा, 1000 किलोग्राम। उनको खाने वाले हिरण खरगोश का वजन कम होगा, 100 किलोग्राम। फिर उनको खाने वाला जो भेड़िया है उसका वजन और कम होगा, 10 किलोग्राम। फिर जो गिद्ध होगा उसका 1 किलोग्राम होगा। तो देखिए सीधा बना है। लेकिन अगर आप इसको देखें जल में, तो जल में जो वजन, बायोमास का मतलब वजन, तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स, जो शैवाल कई हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, वो उनका वजन सबसे कम होगा। उनसे ज़्यादा वजन होगा छोटी मछलियों का और उनसे ज़्यादा वजन होगा बड़ी मछलियों का। तो ये उल्टा बन गया। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे है बायो एक्युमुलेशन, जैव संकेंद्रण। तो यहाँ पर लिखा है बायो एक्युमुलेशन क्या होता है? एक जीव के शरीर में विष धीरे धीरे जमा होता है, खाना या पानी से आता है, शरीर बाहर नहीं निकाल पाता है उस विष को। जैसे मछली में पारा बढ़ता जाता है, मछली में पारा बढ़ रहा है देखिए। तो एक ही जीव में जो हानिकारक पदार्थ है वो बढ़ रहा है, जहर बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं बायो एक्युमुलेशन, जैव संकेंद्रण। अब इस मछली को जब कोई खाएगा, इसमें पारा है, तो उसको मिनामाटा रोग हो जाएगा, जैसे जापान में मिनामाटा रोग हुआ था, ठीक है। अगली है बायो मैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन। तो जैविक आवर्धन क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर विष की मात्रा बढ़ती जाती है। पेड़ पौधे हैं, इसमें विष कम होगा, लेकिन एक पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधों को टिड्डा खाएगा, तो टिड्डा एक पेड़ को खाएगा, कई पेड़ों को खाएगा, तो कई पेड़ों का उसमें जहर जाएगा। फिर जो पक्षी है, तो पक्षी थोड़ी एक टिड्डे को खाएगा, वो भी कई टिड्डों को खाएगा, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जहर जाएगा। जो बड़ा गिद्ध है उसमें वो कई पक्षियों को खाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा जहर। तो मतलब क्या है? खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर विष की मात्रा बढ़ती जाती है। छोटी मछली खाने वाला बड़ी मछली में 10 गुना ज़्यादा विष, शीर्षकारी सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसका है, ठीक है। इसके बाद है वायु कंसंट्रेशन, जैविक सांद्रण। वायु कंसंट्रेशन क्या है? जल में घुला विष मछली के शरीर में जल से ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाता है, सीधे त्वचा या गिल्स से, तो इसको बोलते हैं वायु कंसंट्रेशन।
उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं में विषाक्त जो पदार्थ हैं, विषैले पदार्थ जैसे DDT, पारा, सीसा, कैडमियम आदि पोषक स्तर पर संचित होती रहती हैं और ये जल में अघुलनशील होते हैं। ये जो हानिकारक पदार्थ जल में घुलते नहीं हैं, वसा में घुलते हैं, जैविक रूप से सक्रिय होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और इनका जीवन लंबा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसमें इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी, पारिस्थितिकी वहन क्षमता। पारिस्थितिकी की वहन क्षमता, एक पारितंत्र सतत रूप से कितनी जनसंख्या के लिए पर्याप्त है, वो कितनी जनसंख्या का वजन उठा सकता है पारितंत्र, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, पारिस्थितिकी पदचिह्न क्या होते हैं, पारितंत्र के घटकों की वह मात्रा जो जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए पारितंत्र में कौन कौन चीज़ें चाहिए, तो उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, यानी हमको किस किस चीज़ की मांग है, वो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसी भी चीज़ को। अगला है वुड वाइड वेब, उसको बोलते हैं वुड वाइड वेब, वनों में पेड़ों के बीच है ना, भूमिगत कवक नेटवर्क है, कवक के द्वारा बनाया गया नेटवर्क है जो पेड़ों की जड़ों को जोड़कर पोषक तत्व एक दूसरे को पोषक तत्व ट्रांसफर करते हैं, पानी ट्रांसफर करते हैं, चीनी और खतरे के संकेतों का आदान प्रदान भी करते हैं। इसे माइक्रोजल नेटवर्क भी कहा जाता है। माइसिलियम धागे क्या होते हैं, कवक के सूक्ष्म धागे जड़ों को आपस में जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर जुड़ी हैं जड़ें, तो मतलब दो पेड़ हैं लेकिन उनकी जड़ें आपस में जुड़ी हैं, संदेश एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं पेड़ पौधे, तो इसको बोलते हैं वुड वाइड वेव। क्या बोलते हैं, वुड वाइड वेव। संचार करते हैं, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस का लेन देन करते हैं। और खोज इसकी किसने की थी, सुजैन स्मार्ट ने 1997 में इसकी खोज की थी। आगे चलिए, तो ये बायो एक्यूमुलेशन है, एक जीव में ही हानिकारक पदार्थ बढ़ रहा है। जैसे पारा, तो पारा से देखिए पारा लगातार बढ़ रहा है। अब इस मछली को कोई खाएगा मछली को तो उसको क्या हो जाएगा, मिनामाटा। कैडमियम अगर बढ़ रहा है तो उसे इटाई हो जाएगा, है ना, आप ऐसे रोग पड़ते होंगे। बायो मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में लगातार हानिकारक पदार्थों की मात्रा, है ना, उच्च पोषी स्तर तक बहुत बढ़ जाती है। इसको आप भी बता चुके हैं। इसको देख लीजिए आप। बायो एक्यूमुलेशन क्या है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ पॉल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी एक जीव में प्रदूषक की मात्रा का बढ़ना। और बायो मैग्नीफिकेशन क्या है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन फूड चेन में उस प्रदूषक की मात्रा का बढ़ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, है ना, द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ अ स्पीसीज दैट अ पार्टिकुलर एनवायरनमेंट कैन नॉर्मली एंड कंसिस्टेंटली सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स। जितने रिसोर्स पारितंत्र के पास, वो पारितंत्र कितने जनसंख्या को भरण पोषण कर सकता है, उसको बोलते हैं, है ना, एनवायरनमेंट या इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी। ये फुटप्रिंट है, फुटप्रिंट का मतलब आप जीवन में कितनी पर्यावरण की आपको आवश्यकता है, आपको पैर में कितनी आवश्यकता है, वो फुटप्रिंट बोला जाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर्स रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज्ड, इंक्लूड्स बोथ कार्बन एमिशन एंड एनवायरनमेंट इम्पैक्ट। तो इसमें कार्बन जो उत्सर्जन हो रहा है वो भी जोड़ा जाता है, पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो भी जोड़ा जाता है ना। इसके बाद यूज्ड टू कॉज ग्लोबल कंजप्शन डायरेक्टली इम्पैक्ट्स कंटिन्यूइंग लाइफ ऑन अर्थ। तो यह इकोलॉजिकल। कार्बन फुटप्रिंट क्या है, तो मेजर्स कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेटेड बाई एक्टिविटीज, आप जो काम कर रहे हैं उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है। ओनली इंक्लूड्स कार्बन एमिशंस, कैन बी यूज्ड फॉर कार्बन क्रेडिट मार्केट प्लेस। कार्बन क्रेडिट मार्केट प्लेस में इसका यूज हो सकता है ना। कार्बन क्रेडिट में जो देश कम कार्बन को उत्सर्जित करते हैं वो अपना कार्बन क्रेडिट बेच सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, वुड वाइड वेव आपको बताया गया है, कवक के माध्यम से दो पेड़ पौधे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद आप देखिए सुपोषण यूट्रोफिकेशन क्या है, तो सुपोषण यूट्रोफिकेशन जलाशय यानी झील या तालाब में पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा से होने वाली प्रक्रिया। अगर आपने खेत में खाद दिया तो वो खाद लीचिंग होकर निश्चरण होकर जमीन के नीचे गया, वो फिर वहाँ से रिसकर चला गया झील में, या रन ऑफ यानी वो पानी के माध्यम से चला गया झील में। तो नाइट्रोजन फास्फोरस कहाँ चले गए, झील या तालाब में। अब इन नाइट्रोजन फास्फोरस पोषक तत्व होते हैं, इससे शैवाल की संख्या में बहुत तेज़ी से बढ़ती है।
शैवाल जब पूरे पर ढक जाएंगे, ऐसे देखिए शैवाल यहाँ पर पूरा ढक गए, जल की गुणवत्ता बिगड़ती है, क्योंकि शैवाल ने ढक लिया तो यहाँ पर क्या है, जो नीचे फाइटोप्लैंक्टन हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे थे वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, वो भोजन नहीं बना पाएंगे। उनको जो छोटी मछलियाँ खाने वाली थी वो मर जाएंगी, उनको जो बड़ी मछलियाँ खाने वाली थी वो मर जाएंगी। तो जल की गुणवत्ता बिगड़ती है और ऑक्सीजन कम हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, लेकिन ऑक्सीजन अब कम होती जा रही है। इसे ही एल्गल ब्लूम कहते हैं, इसे ही शैवाल प्रस्फुटन कहा जाता है। शैवाल फूट पड़े हैं, ऑक्सीजन की कमी जो हो जाती है नीचे, जिसकी वजह से जीव मर जाते हैं, उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। रेड टाइड क्या है? तो रेड टाइड एक प्रकार का हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम है ना, रेड टाइड। तो इसमें भी क्या होता है, मछलियाँ, जीव जंतु तालाब के खत्म हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मछली मरी डली है। इसके बाद आगे देखिए आप, दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, लैंटिक और लूटिक। लैंटिक का मतलब स्थिर पारितंत्र, स्थिर पारितंत्र मतलब जो जल रुका है, उसमें यहाँ पर होता है लिट्टोरल जोन। लिट्टोरल जोन का मतलब जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है वो लिट्टोरल जोन है। जहाँ तक है ना सूर्य का प्रकाश सीधी इस तरह पहुँच रहा है वो लिम्नेटिक जोन है। जहाँ पर अंधेरा है वो प्रोफाउंडल, और सबसे नीचे पर बेंथिक। बेंथिक का मतलब सबसे नीचे बेंथिक जोन होता है। प्रोफाउंडल मतलब अंधेरा, लिम्नेटिक का मतलब जहाँ तक जा रहा है, और बगल में जो छोर होते हैं वो लिट्टोरल जोन होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आप आगे इसमें देख सकते हैं। तो यह यूट्रोफिकेशन प्रोसेस कैसे होती है बता दिया है। खाद दिया आपने, रन ऑफ होकर गए, लीचिंग के माध्यम से गए, यहाँ पर शैवाल बढ़ गया, एल्गी बढ़ने से ऑक्सीजन की कमी हुई, मछलियों को सफोकेशन हुआ, मछली खत्म हो गई। ठीक है, और इसने एल्गी ने सनलाइट को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो दिक्कत हो जाती है। देखिए ये शैवाल प्रस्फुटन से मछली मरी पड़ी हुई है। यहाँ पर आपको बताया गया है झील का सिस्टम कैसे चलता है। लिट्टोरल जोन, बगल के झील के बगल में जहाँ तक प्रकाश जाता है वो लिट्टोरल है। लाइट जहाँ पर जा रही है लिम्नेटिक। जो गहराई में जिस गहराई तक प्रकाश जाता है वो लिम्नेटिक है, जहाँ पर नहीं जाता वो प्रोफाउंडल है, अंधेरा। बेंथिक सबसे नीचे जहाँ तक कुछ भी नहीं जा पाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में आपको देख लेना है। यहाँ पर फ्रेश वाटर के दो प्रकार होते हैं, एक लोटेक जो लौट रहा है, रिवर, स्ट्रीम, स्प्रिंग जो चल रहा है। लैंटिक मतलब जो रुका हुआ जल है, लेक, पॉन्ड, स्वाम्प। ठीक है, एक्वाटिक के दो थे, एक फ्रेश वाटर नहीं साफ पानी, एक मरीन खारा पानी। टेरेस्ट्रियल में कई हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। तो ये टेरेस्ट्रियल है, नेचुरल थे, आर्टिफिशियल में मैनमेड है। ठीक है, और लास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई झील होती है उसके 3 स्तर होते हैं, ओलिगोट्रॉफिक, मीसोट्रॉफिक, यूट्रॉफिक। ओलिगोट्रॉफिक का मतलब कम पोषक, उसमें पोषक तत्व नाइट्रोजन और फॉस्फेट कम है, तो साफ पानी होगा, नीला पानी होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फॉस्फेट कम है, फास्फोरस कम है, तो एल्गी ज़्यादा नहीं है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं, पहाड़ी, जैसे लेक ताहो यूएसए की, भीमताल भारत में। मेसोट्रॉफिक क्या होते हैं, मध्यम पोषक इसमें बढ़ जाते हैं, थोड़ा मध्यम से सवाल आ जाते हैं। मछली विविधता, उदाहरण इसका लेक ओंटेरियो और नैनीताल। इसके बाद है यूट्रॉफिक, अधिक पोषण बता ही दिया गया है। अधिक पोषण, हरी परत जम जाती है, शैवाल ब्लूम, बदबू आती है, लोकटक झील है, हुसैन सागर झील है, ये सब यूट्रॉफिक है। तो ओलिगोट्रॉफिक, मीसोट्रॉफिक, यूट्रॉफिक, ऐसे झील का विकास होता है और अंततः झील मृत हो जाती है। यूट्रॉफिक की झील जो है, मृत झील कब कहते हैं, मृत झील कहते हैं जब कोई झील में जो भी जीव जंतु हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, तो वो यूट्रॉफिक स्टेज में होता है, क्योंकि उसमें कोई भी मछली या जीव जिंदा नहीं बच पाता है। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक तो बनता ही है ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, व्हाट्सएप पर ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। और हाँ, अगर आप टॉपर्स बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9452834788। ठीक है, इस पर आप संपर्क करिए। आप संपर्क के माध्यम से
टॉपर्स बैच से जुड़ सकते हैं और आप भी बन सकते हैं टॉपर यूपी लेखपाल भर्ती में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।